न्यूटन का थर्ड लॉ पॉलिटिक्स में भी फिट है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र में थे। एआईएमआईएम के प्रभाव वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो लखनऊ लौटते लौटते हैदराबाद वाले भाईजान ने यूपी में अखिलेश यादव के साथ खेला कर दिया। राजनीति में कहा जाता है ना कोई सगा होता है और ना कोई सदा के लिए बेगाना, मायने सिर्फ मौका और दस्तूर हैं। और आज की तारीख में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी बेगाने हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मिल जाते हैं तो दुआ सलाम तक नहीं होती, क्योंकि दोनों में एक दूसरे को निपटाने की जंग छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के साथ यूपी में भी 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। आमतौर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उपचुनाव में विरोधियों को वॉकओवर देती रही है, अपने उम्मीदवार नहीं उतारती, लेकिन इस बार यूपी की 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। जाहिर है भाईजान ने सोच समझकर इन 2 सीटों को चुना है। पहली सीट संभल की कंदरकी है, जहां से मोहम्मद वारिस एआईएमआईएम कैंडिडेट हैं, जबकि दूसरी सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर है। यहां से ओवैसी ने अरशद राणा को टिकट दिया है। खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का कनेक्शन महाराष्ट्र से है। 2 दिनों पहले अखिलेश यादव धुले और मालेगांव में थे। अब इसे सहयोग कहिए या फिर अखिलेश यादव का सियासी प्रयोग। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्हीं 2 जगहों पर गए जहां पिछली बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की जीत हुई थी। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों पर मालेगांव सिटी और धुले सेंट्रल पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यूपी में उपचुनाव लड़ने के ओवैसी के फैसले से किस तरह अखिलेश यादव का टेंशन हाई है, दिखाएंगे आगे। पहले ये समझिए असदुद्दीन ओवैसी की मीरापुर और कुंदर की सीट सेलेक्ट करने की वजह क्या है। मीरापुर में 3.25 लाख वोटर्स हैं। यहाँ मुस्लिम करीब 1,25,000 हैं। अब तक 4 पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी, सपा, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के कैंडिडेट मुसलमान हैं। 2022 में मीरापुर से समाजवादी पार्टी की मदद से आरएलडी के चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी। पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर बिजनौर से सांसद बन गए। जाहिर है उपचुनाव में भी आरएलडी का बीजेपी से गठबंधन है। ऐसे में इस बार ये सीट आरएलडी के पास जा सकती है। तो वहीं कुंदर की सीट पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम वाली स्थिति बनने वाली है। कुंदरकी में 3,91,000 वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम वोटरों की तादाद 60% से ज्यादा बताई जाती है। 2022 में सपा के जियाउर रहमान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से सांसद बन गए। कुंदर की सीट पर अखिलेश यादव ने अब तक टिकट का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक हाजिर रिजवान की उम्मीदवारी तय है। बीएसपी ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी मुसलमान को ही मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को उम्मीदवार बनाया है, तो कुंदकी सीट पर प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। कुंदकी में वैसे भी ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी जनाधार है और इन दोनों के बीच में समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों पर कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर यादव वोट बैंक न के बराबर है। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए हैं और इसके अलावा बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला है, उससे स्वाभाविक तौर पर यह है कि पीडीए के जो तारणहार हैं यानी अखिलेश यादव, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। अब समझिए आखिर हैदराबाद वाले भाईजान ने यूपी के भैया की टेंशन क्यों बढ़ा दी। अखिलेश यादव की रैली की तस्वीर महाराष्ट्र के धुले की है। साथ में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हैं। दावा तो महाराष्ट्र की कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन फिलहाल जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उनमें शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से शाने हिंद, यानी 4 मुस्लिम उम्मीदवार। और तो और ये वही सीटें हैं जहां ओवैसी की पार्टी दम भरती है।
समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र के धुले से अखिलेश यादव का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, नजर डायरेक्ट मुस्लिम वोटों पर है। जाहिर है अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में जहां ओवैसी को झटका दिया तो उसी का रिएक्शन यूपी के उपचुनाव में दिख रहा है। मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी ने मुसलमान कैंडिडेट देकर ठीक वही खेल किया है जो समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में किया। दोनों जगह मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बन गई है। जाहिर है इससे एनडीए की पांचें खिल गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और मजहब के समीकरणों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए ऐसी सीटें जहां पर इनकी जाति और मजहब के समीकरण अनुकूल दिखते हैं वहां ये प्रत्याशी घोषित करने का काम करते हैं। जहां इन्हें जाति मजहब के समीकरण नहीं दिखाई पड़ते हैं वहां ये चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कौन चुनाव लड़ रहा है इसकी भारतीय जनता पार्टी परवाह नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी सरकार की उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच में जा रही है और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। यूपी की जिस 20% मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी आंखें मूंद कर भरोसा करती है, उसी वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश हो रही है। खुद को मुस्लिम हृदय सम्राट मानने वाले जनाब असदुद्दीन ओवैसी हर उन मुद्दों पर बेबाक राय देते हैं जो सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़ा होता है। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। इन दिनों वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा गर्म है तो इसके खिलाफ जितना एग्रेसिव स्टैंड ओवैसी का है उतना शायद ही किसी दूसरे सियासी नेता का होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। ओवैसी के गेम प्लान से अखिलेश यादव की बढ़ी टेंशन को इससे भी समझा जा सकता है कि एक बार फिर उन्होंने उसी पीडीए कार्ड का सहारा लिया है जिसके भरोसे उन्होंने लोकसभा चुनाव की बेहतरीनी पार की थी। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सर ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव के यूपी में उतार दिया है, क्या फर्क पड़ेगा सर? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। अखिलेश यादव जहां पीडीए के सहारे हैं तो ओवैसी पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में हैं। मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर खुद उनकी पार्टी AIM चुनाव लड़ रही है तो ओबीसी बहुल सीटों पर पीडीएम में शामिल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। जाहिर है बाकी सीटों पर भी ओवैसी के गेम प्लान का सीधा असर समाजवादी पार्टी के वोटों पर पड़ेगा और यही अखिलेश यादव के टेंशन की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
बटेंगे तो कटेंगे